हर्षिता बाथरूम से नहाकर कांपते हुए तौलिए से अपने गीले बालों को पोंछती हुई बाहर आती है। वहीं कमरे में उसकी माँ सारिका शॉल ओढ़े हुए उसका बिस्तर समेट रही होती है। तो हर्षिता को यूं कांपता हुआ देखकर वो कहती है, सर्दियों के चलते एक तो देर से उठी है तू, उसमें भी सर्द होकर नहा ली। तेरे तो दिमाग पर ही ताले पड़े हुए हैं क्या? चल हेयर ड्रायर लगा और बाल सुखा ले। मम्मी इतना समय नहीं है कि बाल सुखाऊं। आप जल्दी नाश्ता पैक करके दो, मैं निकलूं। अरे ऐसे गीले बाल लेकर जाएगी कॉलेज? ठंड लग जाएगी सर में। ला मैं सुखाऊं तेरे बाल। मुझे ना तैयार होने दो, फालतू समय नहीं है मेरे पास। हाँ तो सर्द होकर नहाने को कौन महान कहता है तुझे? अरे सर्दियाँ चल रही हैं, लोग एक एक हफ्ते तक नहीं नहाते और एक तू है रोज नहाती है, वो भी सर्द होकर। सारिका बोल ही रही होती है कि तभी उसका फोन आ जाता है और वो बातें करते हुए गीले बालों में ही घर से निकल जाती है। कुछ देर में जब वो कॉलेज पहुंचती है तो बाल गीले होने के कारण पीछे से उसका स्वेटर भी भीग जाता है। तभी वो कांपती हुई कॉरिडोर से गुजरते हुए खुद से कहती है, यार ये बाल भी सर्दियों में सूखने में कितना भाव खाते हैं। ऐसा करती हूँ थोड़ी देर ग्राउंड में चली जाती हूँ, धूप से मुझे भी राहत मिलेगी और मेरे बाल भी सूखेंगे। हर्षिता ग्राउंड की तरफ चली जाती है। हर्षिता एक शांत स्वभाव की लड़की थी, लेकिन सर्दियाँ आते ही वो रोज सर्द होकर नहाना शुरू कर देती थी, जिससे उसके आसपास रहने वाले लोग बड़े हैरान और परेशान रहा करते थे। हैरान इसलिए कि सर्दियों में भी रोज रोज सर्द होकर नहाना हर किसी के बस की बात नहीं, और परेशान इसलिए कि उसके गीले बाल दूसरों को टच हो जाते तो लोगों को सर्दी लगना शुरू हो जाती। एक रविवार वो घर के बगीचे में तौलिए से अपने गीले बालों को पोंछ रही होती है कि तभी तौलिए में उसके बहुत सारे बाल झड़कर चिपक जाते हैं। तो वो अपनी माँ से कहती है, मम्मी मुझे ना कोई नया तेल ट्राई करना चाहिए। देखो ना कितने बाल झड़ रहे हैं मेरे। ये तेल लगाने से नहीं, रोज रोज सर्दियों में सर्द होने से झड़ रहे हैं। कितनी बार समझाया कि बेटी हफ्ते में 2 बार सर्द होना काफी है, लेकिन नहीं, तेरा तो एक दिन भी बिना सर्द होए गुजारा नहीं होता है। मम्मी अब नहाना है तो अच्छे से नहाऊंगी ना, और फिर सर धोए बिना लगता ही नहीं कि मैं नहाई हूँ। अरे तो तुझे किसको सबूत देना है अपने नहाने का पागल? ये सब छोड़ और हाँ, कल कहीं मत जाइयो, तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। लड़के वाले? हाँ वही जिनसे तेरे रिश्ते की बात चलाई थी मैंने। अच्छा घर परिवार है, बस बात पक्की हो जाए भगवान की कृपा से। तभी वहाँ उनकी पड़ोसन आ जाती है तो सारिका उससे बातें करने लगती है और हर्षिता अंदर चली जाती है। अगले दिन हर्षिता लड़के वालों के आने से पहले ही सर धोकर नहा लेती है, लेकिन वो कपड़े नहीं बदलती। कुछ ही देर में लड़के वालों के आने पर जब वो सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है तो सारिका उसे कल के ही कपड़ों में देखकर अपने मन में कहती है, ये पागल लड़की है, कल वाले कपड़े डाले हुए ही लड़के वालों के सामने चली आई। ये नहाई भी है या नहीं? बाल तो गीले हैं, नहाई ही होगी। मम्मी कहाँ खो गई? चाय लीजिए ना। अरे तू मेहमानों से तो पूछ, मैं तो चाय पी ही लूंगी। दोनों पक्ष आपस में बातचीत कर हर्षिता और उसे देखने आए लड़के अनिरुद्ध का एक दूसरे को लेकर फैसला जानकर रिश्ता पक्का कर देते हैं, जिससे कुछ ही समय बाद दोनों की शादी हो जाती है। समय बीतता है। एक रोज सारिका गीले बाल लिए बाथरूम से कांपती हुई निकलती है और शीशे के सामने तैयार होने लगती है। जैसे ही वो कान के झुमके पहनने के लिए अपने गीले बालों को दूसरी तरफ झटकती है तो गीले बालों के पानी की छींटें बगल में रजाई में सो रहे अनिरुद्ध के चेहरे पर पड़ती हैं और वो अचानक से जाग कर कहता है, अरे ये आतंकवादी हरकतें सर्दियों में करने की क्या जरूरत है? उठाना है तो चिल्ला ही लो मुझ पर। क्या है? मैंने क्या किया? यार सर्दियों में एक तो तुम सर्द होकर नहा के आई हो, ऊपर से अपनी गीली जुल्फों से मेरे चेहरे पे छींटे मार रही हो। अरे ये गीली जुल्फों का रोमांस जो होता है ना, वो गर्मियों में ठीक लगता है। पता नहीं कितनी सर्दी लगती है आपको। उठिए, सर पर सूरज चढ़ चुका है। अरे एक मिनट, ये बड़ी अजीब सी स्मेल आ रही है, मुझ में से तो नहीं आ रही कहीं? हाँ अब वो आप में से आ ही रही होगी, 4 दिन से जो नहीं नहाए। कुछ भी बोल रही हो यार, एक दिन हुआ नहीं है बिना नहाए, और सर्दियों में तो ये सब चलता है ना। आप सब तुम्हारी तरह हर रोज सर्द होकर नहाने की हिम्मत तो नहीं कर सकते ना। हाँ, सब मेरे जितने स्मार्ट जो नहीं है।
अरे नहाने या ना नहाने का ना स्मार्टनेस से क्या लेना देना। और ना तुम ना अपनी तबीयत का ख्याल करो। ऐसे सर्दियों में रोज सर्द होकर नहाओगी ना तो कहीं बीमार ना पड़ जाओ। ओहो, आज तक पड़ी हूँ जो अब पड़ जाऊंगी। इतना कहकर हर्षिता कमरे से चली जाती है और अनिरुद्ध भी उठकर फ्रेश होने के लिए बाथरूम जाता है तो देखता है कि बाल्टी में आधा पानी ही बचा होता है। ये देखकर वो खुद से कहता है, ये हर्षिता ने आधे बाल्टी पानी से सर्द होकर नहा भी लिया। इतने कम पानी में काम चल जाता है क्या इसका? ये नहाई भी है या नहीं? बाल तो गीले थे उसके। खैर मैं क्यों इतना सोच रहा हूँ। इतना कहकर अनिरुद्ध बाथरूम का दरवाजा बंद कर लेता है। समय बीतता है। हर्षिता की सास रंजना उसे रोज रोज सर्द होकर नहाने के लिए बहुत बार टोका करती, लेकिन हर्षिता नहीं मानती। एक रोज जब हर्षिता नहाने जा रही होती है तभी अंजना उसे रोकते हुए कहती है, अरे बहू मान जा, अरे कड़ाके की ठंड पड़ रही है, इन बालों को बांध ले और बस नहा कर आ जा। ऐसे रोज सर्द होने से सर पर ठंड चढ़ते देर नहीं लगती। सासू माँ, आप क्यों चिंता करती हैं? नहीं लगती मुझे कोई ठंड। आप हटो सामने से। अरे अपने बाल तो देख, रोज पानी से भिगोने से कितने पतले हो गए हैं। आज मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। आज तो सर्द होकर क्या नहाएगी भी नहीं। इतना कहकर रंजना उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेती है, लेकिन अजीब सी स्मेल आने पर वो उसे दूर करते हुए कहती है, हाय दैया, कैसे बदबू आ रही है तुझसे। क्या फायदा तेरे रोज सर्द होकर नहाने का। हे भगवान, आज तो मैंने परफ्यूम भी नहीं छिड़का। अभी इनको क्या कहूँ। सासू माँ हटो, नहाना है मुझे। ठीक है, जा कर अपनी मर्जी, लेकिन आज तुझे ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा। गीजर जो खराब है, अब तो ये नहीं जाएगी नहाने। हर्षिता उसकी बात ना सुनते हुए बाथरूम में चली जाती है और कुछ ही देर में गीले बालों को तौलिए से पोंछते हुए निकलती है। ये देखकर रंजना हैरान रह जाती है और फिर तुरंत बाथरूम में जाती है। अगले दिन जब सभी नाश्ता कर रहे होते हैं तो हर्षिता अनिरुद्ध को खाना परोसती है तो अनिरुद्ध उससे कहता है, क्या बात है, आज तो बहुत महक रही हो हर्षिता। हाँ, कल ही नई खुशबू वाला परफ्यूम लाई है। आज नहाने की जगह वही छिड़क लिया होगा बाथरूम में। क्या कह रही हैं सासू माँ आप? मैं सर्दियों में भी रोज सर्द होकर नहाती हूँ, आप जानती तो हैं। ना ना बहू, तू रोज तो सर्द होती ही है, लेकिन नहाती नहीं है। ये मैंने कल तेरे बाथरूम से आने के बाद जाना, क्योंकि तूने जल्दी जल्दी में सर तो ठंडे पानी से धो लिया, लेकिन जो कपड़े पहनकर गई थी वही कपड़े पहने तू बाहर निकली और तेरे जाते ही मैंने बाथरूम चेक किया तो वहाँ तेरी परफ्यूम की बोतल पड़ी थी। अब बता, कोई सफाई देनी है ना नहाने की आदत पर? इसका मतलब तुम सिर्फ सर्द होकर ही काम चलाती थी और तुम्हारे गीले बाल देखकर हमें हैरानी होती थी कि सर्दियों में कैसे तुम रोज रोज सर्द होकर नहा लेती हो यार। हाँ मैं समझा, उस दिन तुमने ना ये क्यों कहा था कि सब तुम्हारी तरह स्मार्ट नहीं होते। हाँ ये सही है कि मैं रोज नहाने की जगह अपने बाल गीले कर लिया करती थी, लेकिन अब से ऐसा नहीं करूँगी क्योंकि अब मुझे अपनी हरकत पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है। हाँ हाँ, एक आध दिन चलता है बहू, लेकिन रोज रोज ना नहाना तो बहुत गलत बात है। अपनी आदत पर सुधार ला, यही अच्छा होगा। अपनी सास और पति के सामने रोज सर्द होने की सच्चाई सामने आने के बाद हर्षिता को भी लगता है कि उसे अपनी आदत में सुधार लाने की बहुत जरूरत है। गुरमीत अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने में विश्वास रखता था, इसीलिए घर वालों के शादी के प्रेशर देने पर उसने भी अपनी माँ रचना से जिद पकड़ ली कि उसको शादी करनी ही नहीं है और अगर वो करेगा तो बस अपनी पसंद की लड़की से, जिस पर उसकी माँ उसे बोलती है, समझता क्यों नहीं है पुत्र, जिस लड़की को तू पसंद करके बैठा है वो साडे वर्गी भी है नहीं, हमारी तो भाषा भी नहीं समझ आती ओनो। क्यों नहीं आएगी उसे भाषा समझ? मैं उससे प्यार करता हूँ, मेरी भाषा भी समझती है वो अच्छे से। वो इसलिए कि तू उसके साथ हिंदी बोलता है, पर यहाँ सब पंजाबी बोलते हैं। तू खुद देख, कभी एक पंजाबी मुंडे ते बिहारी कुड़ी ते जोड़ी वेखी है तू? नहीं देखी तो हुण वेख लेनी सारिया ने। मैं तो अपनी सरिता से ही शादी करूँगा। रचना को अपने बेटे की जिद के आगे घुटने टेक नहीं पड़ते हैं, जिसके बाद शुरू होती है गुरमीत और सरिता के विवाह की तैयारियां। गुरमीत अपनी माँ और बहन प्रीत के साथ पूरी बारात लेकर सरिता को शादी करके घर लेकर आने के लिए निकल जाता है और जब वो घर आता है तो दरवाजे पर खड़ी होकर रचना अपने बहू और बेटे के सर से पानी का लोटा घुमाते हुए पानी पीने की कोशिश करती है,
और गुरमीत अपनी माँ को ये रस्म पूरी करने से रोकता है। ये देखकर सरिता धीरे से गुरमीत को बोलती है, सासू माँ को पानी काहे नहीं पीने देते, बार बार अपने हाथ से रोके जा रहे हैं। अरे अगर हम ऐसा करते ना अपनी माँ के साथ तो वो हमारे एक खींच के कंटाप लगाती और गलवा सुझा देती हमार। पागल, ई रसम हुंदिया, इतनी आसानी से पानी नहीं पीने देते। काहे? लो होगी शुरू, अब इसकी हर बात पर काहे काहे सुनना पड़ेगा। गुरमीत सरिता को रस्म के बारे में सब समझा देता है, जिसके बाद उनका गृह प्रवेश संपन्न हो जाता है और दोनों अपने कमरे में आराम करने जाते हैं, जहां सरिता गुरमीत से बोलती है, कैसन कैसन रिवाज होते हैं तुम पंजाबियों के, हमारे इधर इतना झंझट नहीं होता। सरिता वेख, मैं तेरे लिए सारे करदियां दे खिलाफ गया, इसीलिए तेरे से हाथ जोड़ के विनतिया कोई एहो जही पुट्ठी हरकत ना करी जिदे करके मेरी माँ मैनू गालां कड्डे। तोरे मुँह से हिंदी काहे नहीं निकल रही? पुट्ठी वुट्टी का कह रही हो? ये बातें हमरे दिमाग में नहीं घुस रही। हे भगवान, इनू एक एक गल किवें समझावा, सच्ची बड़ा ही औखा हो जाना। का ओखा पोखा करत हो, सीधा सीधा काहे नहीं बोलत? गुरमीत को भी लगने लगा कि कहीं सच में उसने अपनी माँ की बात ना सुनकर गलती तो नहीं कर दी, लेकिन कहते हैं ना, प्यार किया तो डरना क्या। वो भी आगे की ना सोचकर अपनी जिंदगी का ये फैसला ले चुका था। शादी के बाद सरिता घर की सारी जिम्मेदारियां तो अच्छे से संभाल लेती है, पूरे घर का काम वो अकेले ही करती। ये देखकर उसकी सास रचना खुश होकर उससे बोलती है, वैसे बहू तू कम करने विच तक किसी तो घट नहीं आ, पर तेरी ये भाषा ही साडे पल्ले नहीं पैंदी। अरे सासू माँ, का पल्ले वल्ले करत हो? इधर कोनो को हिंदी भाषा नहीं बोलने आती का? तो है पंजाबी आती है का? हे भगवान, ये मैं क्या बोल रही हूँ? 2 दिनों में ही काहे कौन होना करने लग जाऊँ। आती है ना माँ जी, बल्ले बल्ले खोते दे पुत्र, ये सब हमका गुरमीत सिखाए थे शादी से पहले। कंजर जहे ने शब्द भी ऐदा दे सिखाए जिदा कोई कम ही नहीं। छट परे। बहू ये बता, आज खाने में क्या बनाया है तूने? सासू माँ, आज खाने में है भाजी तरकारी और भात, दूठो चटनी भी कूटे हैं हम। रचना कुछ बोलती, इससे पहले ही वहाँ गुरमीत आता है और सरिता की इस बात का जवाब देते हुए बोलता है, मैं नहीं खानी ये तरकारी सरकारी वाली सब्जी, मेरे लिए शाही पनीर के ऊपर किलो मक्खन डाल के ले आओ। अब मक्खन कहाँ से लाए? ये टाइम तो सारी दुकान बंद हो गई होंगी। आज के लिए भाजी खा लीजिए ना, कल हम आपका पंजाबी खाना बना देंगे। हाँ बेटा, खा भाजी तरकारी, आखिर तेरी पसंद दी नूह आ, ओदे हत्थ दा खाना खाना तो बनदा ही है। ऐदी केड़ी गल आ, खा लेने आ। गुरमीत को ना पसंद होते हुए भी भाजी तरकारी खानी ही पड़ती है। ऐसे ही कई मामलों में गुरमीत और सरिता के विचार नहीं मिलते, साथ ही कई बार एक दूसरे की बात ना समझ पाने की वजह से दोनों में लड़ाइयाँ भी होने लगी थी। फिर भी सरिता खुद से कोशिश करती थी ताकि वो गुरमीत की फैमिली के साथ घुल मिल जाए। ऐसे ही एक शाम गुरमीत नशे में धुत होकर घर आता है और सरिता उसको देखकर बोलती है, ई का हाल बना लिए हो अपना। अरे जब संभलती नहीं तो काहे पीते हो इतना? देखो कैसे गिर रहे हो। साढ़े इधर मिल दिया, ताई ऐसी पीने यहाँ, तुम्हारे बिहार में नहीं मिलती इसलिए तुम लोग नहीं पीते। नहीं तो हमको ये जहर पीने की जरूरत भी ना है। चल झूठी, जे हजे भी एक बार ठेके खोलते ना सरकार ने तो सब तो ज्यादा बिहारी ही लगे दिखते हैं लाइन च। आई वड्डी गल्ला मार दिया, हट सामने से। ये सब देख रही सरिता की ननद प्रीत उसके पास आती है और उसकी मदद करते हुए जहां उसको सुलाने के बाद प्रीत सरिता से बोलती है, भाभी, भाई और आपकी तो लव मैरिज हुई है, तो शादी के इतने थोड़े टाइम बाद आपके बीच झगड़े क्यों होने लगे? दीदी, हम बिहारी हैं और आप लोगों की भाषा समझने में थोड़ा समय लग रहा है। अब बिहारी को सब नीचा ही दिखाते हैं और वही हो रहा है हमारे साथ भी। पहले प्यार के चक्कर में आपके भैया ने शादी कर ली, लेकिन अब हमारी सिचुएशन ही नहीं समझते कि हम कितनी कोशिश करते हैं यहाँ एडजस्ट करने की। उनको तो बस हमारी गलतियाँ ही दिखती हैं। पर ये तो गलत है ना, जब प्यार दोनों ने किया तो कोशिश एक क्यों करे? मेरे पास एक आइडिया है, सुनो। प्रीत सरिता को अपनी शादीशुदा जिंदगी सुधारने का एक आइडिया देती है। गुरमीत और सरिता की शादी के बाद लोहड़ी का त्योहार आने वाला था, जिस पर पूरा परिवार तैयारियों में लगा था। लेकिन सरिता को इस त्योहार की कोई जानकारी न होने पर वो गुरमीत से पूछती है,
सुनो जी, जरा हमके ई तो बताओ कि ई त्योहार मनाया काहे जाता है। देख, मेरे पास नहीं है इतना टाइम कि तुझे समझाऊं, और वैसे भी तेरे पल्ले तो कुछ पढ़ना ही नहीं है, तो अपना और मेरा टाइम ना खराब कर और चुपचाप बस तैयार होकर सबके साथ खड़ी हो जाइयो। गुरमीत का ऐसा जवाब सुनकर सरिता के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। शाम को जब सब लोहड़ी जलाने के लिए इकट्ठे होते हैं, तब वहाँ सब सरिता को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सरिता एक पंजाबी सूट में बालों में परांदा लगाए पूरी पंजाबन लग रही थी। ये देखकर गुरमीत उसके पास आकर बोलता है, ओहो मेरी हीर, आज तो तूने दिखा दिया कि तू पंजाबियों की बहू है। अच्छा चलिए, एक और सरप्राइज है आपके लिए। क्या? बताते हैं, तनिक सब्र करिए। ये सब कुछ बदल सकती है, लेकिन भाषा नहीं बदल सकती। भाषा से ये हमेशा बिहारी ही रहेगी। गुरमीत की ये बात सुनकर सरिता वहाँ से चली जाती है और सबका ध्यान अपनी ओर खींचते हुए बोलती है, जरा सब हमारी बात सुनिए। आज हमारे पास अपने पति और ससुराल वालों के लिए एक सरप्राइज है। वो ये है कि मैं सच्ची बड़ी भागा वाली हाँ कि इस घर दी नूह बनी। मैं जिस दिन तो इस घर विच आई हाँ, मेरी सासू मानू मेरे तो भले ही 36 शिकायत रही होनिया, पर उन्होंने कदे भी मैंने कुछ गलत नहीं बोला। ननद भी बहना वर्गी मिली आ। सरिता के मुंह से पंजाबी सुनकर रचना, गुरमीत और सभी हैरान थे। उसको ये सब बोलता देखकर रचना गुरमीत से बोलती है, पुत आज लगदा है ये साडी नूह आ, कितनी सोहनी लगदी है पंजाबी कपड़े ते पंजाबी बोली नाल। सच्ची मम्मी, मैं एवं ही दे नाल रुसिया होया सी। पर मुझे अफसोस है कि जिसके पीछे मैं इस परिवार में आई, उसे मेरी और मेरे एफर्ट्स की कदर ही नहीं। बिहारी दिल के बहुत अच्छे होते हैं, हर चीज सीख जाते हैं, बस उन्हें बदले में प्यार चाहिए होता है। मैं भी इस अनजान परिवार में प्यार करके ही आई, लेकिन मुझे यहाँ पल पल बताया गया कि मैं बिहारी हूँ। क्या मैंने कभी एहसास दिलाया आपको अलग होने का? मैंने कोशिश तो बहुत की घुलने मिलने की, लेकिन आपने तो वो भी नहीं की। उल्टा मेरे से गुस्सा हो गए, जैसे मैं बिहारी हूँ तो इसमें मेरी गलती है। सरिता की बात सुनकर गुरमीत को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसका सर शर्म से झुक गया, और साथ ही रचना को भी ये लगा कि उसने भी सरिता को पंजाबी तौर तरीके सीखने के लिए मजबूर किया था, क्योंकि अगर हम किसी को अपना रहे हैं तो उसको वैसे ही अपनाना चाहिए जैसा वो है, ना कि उसको अपनाकर बदलने की कोशिश करनी चाहिए। रोहन एक बड़ी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर था और उसको इस बात पर बहुत गुरूर था कि वो मैनेजर की पोस्ट पर है। रोहन अपनी पत्नी रिया और मां अर्चना देवी के साथ एक बड़े से फ्लैट में रहा करता था। ऐसे ही एक सुबह रिया रोहन से कहती है, अजी सुनते हो, लंच में आपके लिए थेपले बना दूं? हाँ हाँ बना दो। बहू मेरे लिए सूजी का हलवा बना दियो, और हाँ थेपला बनाना मत भूलना। जी माँ जी, मैं बना दूंगी, और अगर साथ में कुछ और बनाना है तो वो भी बता दीजिए। अरे बहू अभी तो यही दे दे, कुछ और चाहिए होगा तो आवाज दे दूंगी। रिया अपने पति और सास के लिए थेपला और हलवा बनाती है और फिर रोहन का लंच पैक कर देती है। थोड़ी देर के बाद रोहन ऑफिस चला जाता है। कुछ ही देर में उसके ऑफिस में लंच ब्रेक होता है। रोहन सभी लोगों के साथ बैठकर खाना खाता है। तभी रोहन के कुछ दोस्त रिया के हाथों का बनाया हुआ थेपला खाने लगते हैं। तभी उनमें से उसका एक दोस्त कहता है, वाह भाई, क्या थेपले हैं, कसम से मजा ही आ गया। तू खाना खाना यार। हाँ भाई सही कह रहा है भाई, थेपले का बिजनेस करवा दे भाभी का। अरे पागल है क्या, मेरी पत्नी को ये सब करने की क्या जरूरत है? मैं इतनी बड़ी कंपनी में मैनेजर हूँ, अच्छा खासा पैसा कमाता हूँ, आखिर क्या चाहिए पत्नी को? यार सच बताऊं, मेरा तो ये मानना है कि जिन लोगों की वाइफ पति के कमाने के बाद भी बाहर कुछ करने जाती है ना, तो शायद उनके पति उनका अच्छे से खर्चा नहीं उठाते होंगे। ये तेरी सोच है यार कि अगर वाइफ बाहर काम करती है तो सिर्फ खर्चे के लिए। मेरा तो ये मानना है कि जब हम अपने लिए पढ़ी लिखी लड़की लाते हैं ना, तो हमें भी उनको सपोर्ट करना चाहिए कि वो कुछ करे अपनी लाइफ में, ना कि घर के काम में सीमित रह जाए बस। यार जरूरत नहीं है इतना सोचने की, वैसे भी मैं जिंदा हूँ, ये सब करने की जरूरत नहीं है उसको। जिसको भेजना है अपनी बीवियों को ही भेजो भाई। कैसी सोच है तेरी? जैसी भी है अच्छी है, और तू मुझे ये मत बता कि मैं क्या करूं और क्या नहीं।
ऐसे ही कुछ दिनों के बाद अर्चना अपनी बहू रिया से कहती है, अरे रिया बहू, जरा थेपले बना दे मेरे लिए। तेरे थेपले का कोई जवाब ही नहीं। अरे खाते ही मजा आ जाता है। सोच रही हूँ बहू, तेरे थेपले का बिजनेस करवा दूँ। हाँ माँ जी, मैं भी यही सोच रही थी। अरे तो इसमें सोचना क्या, मैं बात करती हूँ रोहन से। तभी वहाँ पर रोहन आ जाता है और उनकी सारी बातें सुन लेता है। ऐसे में वो गुस्से से कहता है, आज तो कर ली ये बिजनेस की बात, आगे से इस घर में ये बात नहीं होनी चाहिए। अब यही रह गया है क्या घर को चलाने के लिए? अरे तो इतना क्यों भड़क रहा है? तू अपनी मैनेजर गिरी अपने ऑफिस में ही रखियो, ठीक है? ये मेरा घर है और यहाँ सब मेरे हिसाब से चलेगा। मैं चाहूँ तो बहू से थेपले का बिजनेस भी करवा सकती हूँ। मैं भी देखता हूँ कि कैसे आप दोनों ये सब करते हो। तू ये मत भूल कि ये मेरा घर है और मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। हाँ तो मैं भी आपका ही बेटा हूँ। अजी आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? अगर डबल इनकम सोर्स है हमारे पास तो उसका फायदा उठाना चाहिए ना। क्या पता वक्त कब पलटी खा जाए। मुझे ना तो तुमसे ना माँ से किसी से कोई ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। मैं खुद इतना कर सकता हूँ कि कभी तुम्हें घर के काम के अलावा कुछ करना ना पड़े। बेटा बहू ने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि समय एक जैसा नहीं होता। क्या पता आगे चलकर तू खुद उसे ये सब करने दे। ऐसा कभी नहीं हो सकता, समझे आप दोनों? और मेरे होते हुए ऐसा दिन आपको देखना ही नहीं पड़ेगा। लिख कर ले लो। अरे तेरे कहने से क्या होगा, ये इसकी जिंदगी है। इसका जो दिल करेगा ये वो करेगी। किसी की पत्नी या बहू है, इसका मतलब ये नहीं कि इसको सपने पूरे करने का हक नहीं है। माँ, आपको इसका ज्यादा पक्ष लेने की कोई जरूरत नहीं है। जब ये औरतें बाहर का काम करने लगती है ना, तो इनके पर निकल आते हैं और मैं नहीं चाहता कि इसके पर निकलें। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात दोनों पति पत्नी बेड पर लेटे हुए बातें कर रहे होते हैं। तभी रिया कहती है, क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? क्या आप नहीं चाहते मैं तरक्की करूं? अरे मुझे करने दीजिए ना छोटा सा बिजनेस। अरे यार तुम समझती क्यों नहीं हो? क्या मैं कम कमाता हूँ जो तुम्हें ये सब करने की जरूरत पड़ गई? बात कम या ज्यादा की नहीं है यार। बात ये है कि अगर मिलके कमाएंगे तो घर में आमदनी ज्यादा आएगी ना। खुदा न खास्ता अगर कल को कोई अनहोनी हो गई, आपकी जॉब चली गई, तो कम से कम मेरे पास तो ऑप्शन होगा ना घर चलाने के लिए। चुप हो जाओ तुम। अच्छा नहीं बोल सकती तो बुरा भी मत बोलो, समझी? देखो मेरी बात को गलत मत समझो। अच्छा और बुरा दोनों साथ देखकर चलना चाहिए। रिया लाख कोशिश करती है मगर रोहन अपनी बात से टस से मस नहीं होता। ऐसे ही कुछ समय के बाद रिया और उसकी सास दोनों मिलकर बिजनेस करने का ठान लेते हैं और रोहन को बिना बताए उसके ऑफिस जाने के बाद थेपले का काम करना शुरू करती हैं। थेपला बना बना कर वो बड़ी बड़ी कंपनीज में भेजा करती। ऐसे ही समय बीतता जाता है और धीरे धीरे रिया के थेपले लोगों में मशहूर हो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन रिया को एक बहुत बड़ी कंपनी से थेपले का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। वो ये खबर अपनी सास को सुनाते हुए बोलती है, माँ जी, मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी से थेपले बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। सच में बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान करे तू ऐसे ही तरक्की करती रहे, दिन दुगनी और रात चौगनी। हाँ माँ जी, बस एक ही बात का अफसोस है कि रोहन जी हमारी इस खुशी में हमारे साथ शामिल नहीं है। अगर होते तो मेरी खुशी दुगनी चौगनी हो जाती। देख लेना बहू, एक दिन रोहन भी तेरा साथ देगा तेरी खुशी में। हाँ माँ जी, मुझे भी बस उसी दिन का इंतजार है। और मैं चाहती हूँ कि जिस दिन रोहन ने तेरी खुशी में तेरा साथ दे दिया ना, उस दिन मैं घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करवाऊंगी। हाँ माँ जी, एक दिन आपकी ये बात जरूर सच होगी और कथा मैं खुद मैनेज करूँगी, देखना। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद जिस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट रिया को मिला था, उस कंपनी के मैनेजर अपने ऑनर के साथ रिया से मिलने एक होटल में आते हैं। जब रिया उस मैनेजर को देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो मैनेजर कोई और नहीं बल्कि उसका पति रोहन होता है, जो कि अपनी कंपनी के ऑनर के साथ वहां आया होता है। रोहन रिया को इशारे में चुप रहने को बोल देता है। तब ऑनर रिया से कहते हैं, रिया जी, वैसे कमाल के होते हैं आपके बनाए थेपले। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो बस दिल और मन दोनों लगाकर बनाती हूँ, अच्छे अपने आप हो जाते हैं। आपके साथ काम करके बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। आप हर औरत के लिए एक मिसाल हैं। बहुत से आदमी ऐसा सोचते हैं कि औरतों को घर के काम काज तक ही सीमित रहना चाहिए, मगर आपको देखकर उनकी आंखें खुल जाएंगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है।
औरतें किसी भी आदमी से कम नहीं होती। जी सर, पहले मैं भी यही सोचता था कि औरत घर का काम करने के लिए ही होती है, मगर आज मेरी आंखें खुल गईं। ये तो बहुत अच्छी बात है रोहन। जी सर, और आपके सामने जो खड़ी है वो मेरी पत्नी रिया है, जिसको मैंने हमेशा से ये सब करने से रोका, मगर इसने ये साबित कर दिया कि औरत किसी मर्द से कम नहीं होती। ग्रेट रोहन। रिया, मुझे माफ कर दो, मैंने ना जाने कितना बुरा किया तुम्हारे साथ। अंत भला तो सब भला, अब आप माफी मत मांगिए। तीनों आपस में बातचीत करने लगते हैं और रोहन को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो घर जाकर अपनी माँ से भी माफी मांगता है। ऐसे ही कुछ समय बाद उसकी माँ घर में एक कथा रखवाती है। रोहन और रिया दोनों इस पूजा में शामिल होते हैं। समय बीतता जाता है और अब रोहन भी रिया के साथ मिलकर उसके काम में भागीदार बनता है। मीनू सुबह उठकर बाथरूम में फ्रेश होने जाती है और उसके पेट में बहुत दर्द होता है। वो दम तो बहुत लगाती है पर बेचारी फ्रेश नहीं हो पाती और खुद से बोलती है, हे भगवान, इतना दर्द क्यों हो रहा है? ऊपर से मैं फ्रेश भी नहीं हो पा रही हूँ। लगता है कॉन्स्टिपेशन हो गया। दर्द पर ध्यान न देकर मीनू अपने पति अनिकेत और सास सविता के लिए नाश्ता बनाती है और टेबल पर लगा देती है। कुछ देर बाद सभी लोग नाश्ता करने टेबल पर आते हैं और मीनू बस जूस पीती है। ये देखकर उसकी सास बोलती है, बहुरिया, क्या बात है, आज खाली जूस ही पियोगी? ये पराठा खा लो। हाँ मीनू, नाश्ता तो तुम्हारी ही पसंद का है, फिर भी नहीं खा रही हो? हाँ, नहीं, मेरा कुछ खाने का मन नहीं है, आप सब खाइए। नाश्ता करने के बाद अनिकेत अपने काम के लिए ऑफिस चला जाता है, जिसके बाद सविता मीनू से बोलती है, बहुरिया, क्या बात है, हम देख रहे हैं तू बहुत परेशान लगत है, सब कुछ ठीक तो है ना? वो माँ जी, आज ना मैं अच्छे से फ्रेश नहीं हो पाई और बहुत दर्द भी महसूस हो रहा था फ्रेश होते टाइम, पर समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। अच्छा, ये बात है, हम तो का एक चूरन देते, काफी बार बदहजमी हो जाती है ना, और वैसे भी पेट सफा तो हर रोग दफा, उससे तुझे हल्कापन मिल जाएगा। इतना बोलकर सविता अपने कमरे में जाती है और एक चूर्ण की डब्बी लेकर आती है और अपनी बहू को देते हुए बोलती है, ले बहुरिया, इका 1 चम्मच गर्म पानी से ले ले, 1 घंटे के अंदर ये अपन कमाल दिखा दिए। ठीक है माँ जी, मैं जल्दी से ले लेती हूँ इसे। मीनू सविता से वो चूर्ण ले लेती है और गर्म पानी के साथ खाती है। फिर उसके बाद वो घर के कामों में लग जाती है और करीबन 1 से 1.5 घंटे बाद ही उसके पेट में गुड़गुड़ होने लगती है और वो जल्दी से भागी वॉशरूम जाती है। फिर अच्छे से फ्रेश होती है और वॉशरूम से बाहर आकर वो खुद से बोलती है, ओह, अब अच्छा लग रहा है, अब लग रहा है कि दिन हुआ है, वरना तो मेरा सारा ध्यान बस मेरे पेट में ही अटका हुआ था। ऐसे ही कुछ वक्त बीतता है। मीनू को ज्यादातर कॉन्स्टिपेशन रहने लगता है, साथ ही उसके पेट में दर्द और मुंह में छाले भी हो जाते हैं, जिस वजह से वो कुछ नहीं खा पाती थी। ऐसे ही एक दिन जब मीनू वॉशरूम से फ्रेश होकर आती है और अपने बेड पर बैठती है तो उसे बहुत कमजोरी महसूस होती है। फिर जैसे ही वो बेड से उठकर रसोई में जाती है तो देखती है कि जिस जगह पर वो बैठी थी वहाँ खून का धब्बा था, साथ ही उसके कपड़ों पर भी खून लगा था। ये देखकर वो बोलती है, अरे ये क्या है, अभी तो मुझे पीरियड्स भी नहीं हुए हैं, फिर ये ब्लड कहाँ से आ गया? वॉशरूम में जाकर चेक करती हूँ। मीनू वॉशरूम में जाती है और चेक करती है, पर उसे पीरियड्स नहीं आए थे। इस बात से वो और घबरा जाती है और जल्दी से अपने कपड़े बदलती है और साथ ही बेडशीट भी। और ये सारी बात जाकर वो अपनी सास को बताती है, जिस पर सविता बोलती है, अरे बहू, भगवान नहीं करे, जैसा हम सोच रहे कहीं तो का वैसा ही तो नहीं हो गया। क्या माँ जी, क्या हुआ है मुझे? तू अभी डॉक्टर के पास चल। जिसके बाद सविता मीनू को डॉक्टर के पास ले जाती है, जहां मीनू डॉक्टर को अपनी सारी प्रॉब्लम बताती है और डॉक्टर मीनू का चेकअप करती है और रिपोर्ट्स आने का वेट करती है। कुछ देर बाद मीनू की रिपोर्ट्स आती है और डॉक्टर उसे बताती है, मीनू जी, आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है, जिस वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन भी रहती है।
और आपने शायद गौर ना किया हो, पर जब भी आप फ्रेश होती हैं तो आपकी बॉडी से ब्लड भी निकलता है। इस बीमारी में आपको बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत है, नहीं तो आपका ऑपरेशन करना होगा। नहीं नहीं डॉक्टर, मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना। आप बताइए मुझे क्या, कब, कैसे करना होगा, मैं सब कुछ करूँगी। मीनू जी, सबसे पहले तो आपको मिर्च बिल्कुल नहीं खानी है और अपने खाने में ज्यादा से ज्यादा फाइबर ऐड करना है। जितने भी रेशे वाले फल हैं उन्हें खाइए, ज्यादा पानी पीजिए। साथ ही गोलगप्पे, चने की दाल, सफेद छोले, मोमोज आपको बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। जी जैसा आप कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा करूँगी। डॉक्टर से चेकअप के बाद मीनू और सविता घर आते हैं, जिसके बाद मीनू सब वैसा ही करती है जैसा डॉक्टर ने बताया था। सादा खाना, दवाई टाइम पर लेना और संतरे, पपाया, अनानास जैसे फलों का सेवन करना। वो ऐसी ही चीजों का सेवन अपनी डाइट में सबसे ज्यादा करती है। कुछ टाइम बाद उसकी पाइल्स की प्रॉब्लम में सुधार होना शुरू हो जाता है और ऐसे ही एक दिन। बहुरिया, अब तुम्हारी तबीयत कैसन है? अब तो का दिक्कत नहीं होता है ना? नहीं नहीं माँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत करो। अरे बहुरिया, चिंता कैसे नहीं करे, तुम हमार जिम्मेदारी हो, तुम्हार ख्याल रखना भी जरूरी है हमरे वास्ते। इतना कहकर सविता वहाँ से चली जाती है और कुछ ही दिनों में मीनू बिल्कुल ठीक हो जाती है और उसकी दवाइयाँ भी खत्म हो जाती है। जिसके बाद वो वापस डॉक्टर के पास चेकअप करवाने जाती है। तभी डॉक्टर उसे बोलती है, मीनू जी, अब आपको पहले की तरह दिक्कत तो नहीं आ रही ना, चलने फिरने में या फिर फ्रेश होने में? नहीं डॉक्टर, अब मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ। अब मैं बस ये पूछना चाहती थी कि क्या मुझे दवाई आगे कंटिन्यू करनी है या फिर बस? नहीं नहीं, अब बस आप अपना ख्याल रखना, यही बहुत है। डॉक्टर से बातचीत करने के बाद मीनू वापस अपने घर आती है। वक्त बीतता है और मीनू सादा बिना मसाले का खाना खा खा कर बोर हो जाती है। ऐसे ही एक दिन वो अपने रूम में बैठी फ्रूट चाट खा रही होती है। तभी वो खुद से बोलती है, यार कैसी बीमारी है मुझे, मैं अपनी पसंद का कुछ खा भी नहीं सकती हूँ। हर चीज सोच समझ कर खाओ। नहीं, मुझसे ये सब और नहीं होता। कितने दिन से मैंने गोलगप्पे का खट्टा मीठा पानी नहीं पिया, मोमोज नहीं खाए, चिल्ली पोटैटो विद मोमो सॉस। ओए होए, सोच कर ही मुंह में पानी आ गया। आज ही बाजार जाकर खाऊंगी। इतना सोचकर वो शाम को जब अनिकेत के साथ बाजार में सब्जियां लेने जाती है, तभी वो एक चाइनीज फूड स्टॉल को देखकर अनिकेत से बोलती है, सुनिए जी, मुझे मोमोज और तीखे से चिली पोटैटो खाने हैं। पर मीनू, तुम अभी अभी तो ठीक हुई हो, फिर से ये सब खाओगी तो बीमार हो जाओगी। जी कुछ नहीं होगा, खाने दीजिए ना। मैं वो बोरिंग सी दवाइयाँ और फीका खाना खा खा कर बहुत पक गई हूँ। और वैसे भी एक दिन चीटिंग कर लूंगी तो कौन सी आफत आ जाएगी। ठीक है, जैसा तुम चाहो खा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें ही परेशानी होगी, फिर मत रोना। मीनू अनिकेत की बातों को इग्नोर करते हुए जल्दी से चाइनीज स्टॉल पर जाकर अपना खाना ऑर्डर करती है। जिसके बाद वो पेट भर कर तीखा खाती है और मजा लेती है। कुछ ही देर बाद दोनों पति पत्नी अपने घर आते हैं और आधी रात को मीनू को पेट में अचानक दर्द उठता है और उसकी बिगड़ती हालत को देखकर अनिकेत और सविता उसे डॉक्टर के ले जाते हैं, जहां मीनू डॉक्टर को सब बताती है और डॉक्टर बोलती है, देखिए मीनू जी, अगर आपको अपनी बॉडी से प्यार नहीं है तो आप दिल खोल कर तीखा खाइए, ऑपरेशन करवाइए, फिर से खाइए, फिर से करवाइए, क्योंकि आप जो कर रही हैं इसमें नुकसान आपका खुद का ही है और किसी का नहीं। आप जितना खुद का ख्याल रखेंगी उतना बेहतर है। बाकी आप समझदार हैं। डॉक्टर की बात सुनकर मीनू को अपनी गलती का एहसास होता है और वो वापस से अपनी डाइट का फुल ख्याल रखती है। साथ ही अब वो उतना ही मिर्च मसाला खाती जितना उसकी बॉडी झेल सकती। लवन्या अपने हाथों में सब्जी लिए हाफते हुए घर आती है और उसे ऐसे आता देखकर उसकी माँ कविता उसे बोलती है, क्या हुआ, ऐसे क्यों भागती आ रही है? माँ, आप भी सुनेगी ना तो हंसते हंसते पागल हो जाएगी। मैं तो अच्छा भला सब्जी ले रही थी,
तभी एक कुत्ता मुझे देखकर भौंकने लगा। उसे भौंकता देखकर मैं डर गई। मैं भागने लगी और वो कुत्ता मेरे पीछे भागने लगा। अच्छा ठीक है, अब जाकर अपना हुलिया बदल ले। लड़की की माँ सुमन तुझे देखने आ रही है। कौन सुमन? तेरी होने वाली सास। और हाँ, जब लड़के वाले तुझे देखने आए तो अपना ये रेडियो बंद रखना। बहुत बड़े घर से तेरे लिए रिश्ता आया है। इतना बोलकर कविता तैयारियों में लग जाती है। कुछ ही देर बाद में सुमन अपने बेटे अरमान के साथ में लवन्या को देखने आती है और उसे पसंद करके रिश्ता पक्का करके चली जाती है। सबके जाने के बाद लवन्या अपने कमरे में बैठकर खुद से बातें करती है, जिसे देखकर कविता उसके पास आती है और उसे बोलती है, सुन बेटा, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोलिए ना। देख बेटा, तू बहुत भोली है या तो फिर बेवकूफ, इसलिए तुझे समझा रही हूँ। वहाँ अच्छे से रहना, क्योंकि अरमान और उसका परिवार थोड़ा सीरियस किस्म का है, तो इसलिए वहाँ जो भी बोलना सोच समझ कर बोलना। माँ, मैं सोच समझकर ही बोलती हूँ, और वैसे भी मैंने कहीं पढ़ा था कि पहले सुनो, तोलो, फिर बोलो। इसीलिए मैं हर जगह सोच समझकर बोलती हूँ। आप टेंशन मत लो, बस मेरी शादी की तैयारी करो। लवन्या का भोलापन और उसकी खुशी देखकर कविता उससे ज्यादा कुछ नहीं बोलती। कुछ ही दिनों में अरमान और लवन्या की शादी हो जाती है। शादी की पहली रात को लवन्या अपने रूम में अरमान का वेट कर रही होती है। तभी उसकी नजर ड्रेसिंग टेबल पर रखे हुए परफ्यूम पर पड़ती है, जिसे उठाकर वो अपने हाथों पर लगाकर उसे सूंघने लगती है। तभी अरमान रूम में आता है और ऐसे उसे अचानक आता देखकर उसके हाथों से परफ्यूम नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर अरमान बोलता है, सॉरी, मैंने आपसे बिना पूछे आपका परफ्यूम लगा लिया। मुझे पता है कि किसी से पूछे बिना उसकी चीजों को नहीं छेड़ना चाहिए। अरमान उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और अपना बिस्तरा लेकर वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन भी अरमान बिना लवन्या से कुछ भी कहे ऑफिस निकल जाता है। अरमान के जाने के बाद लवन्या अपने रूम में बैठकर टीवी में मूवी देखने लगती है। तभी उसकी सास उसके पास आकर उसे बोलती है, लावण्या बहू, मुझे तुमसे कोई बात करनी है, तो क्या मैं अंदर आ जाऊँ? हाँ माँ जी, वैसे आपको एक बात बताऊं, इतने बड़े टीवी में मूवी देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे मैं हॉल में मूवी देख रही हूँ। और आप जब ऐसे कमरे के अंदर आई ना, तो मुझे लगा कि टिकट चेक करने वाला आ गया। वैसे मैं मजाक कर रही थी, मुझे तो चुप रहना अच्छा ही नहीं लगता। अरमान और तुम्हारे बीच सब कुछ ठीक है ना बहू? हाँ माँ जी, वो बस मैंने उनसे बिना पूछे उनका परफ्यूम लगा लिया था। इस बात को लेकर थोड़े से नाराज है, पर आप चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। मुझे भरोसा है तुम पर। और एक बात और कहनी थी कि तुम उसकी बातों का बुरा मत माना करो, वो गुस्से में कुछ भी बोल देता है। नहीं माँ जी, मैं किसी की बातों का क्या बुरा मानूंगी, और वैसे भी उनकी बात का क्या बुरा मानना, जिन्होंने अभी तक मुझे कुछ कहा ही नहीं। मैंने तो अभी तक उनकी आवाज भी नहीं सुनी। वो ऑफिस का काम कुछ ज्यादा ही है ना, तो अक्सर वो ऐसे ही बिना बोले निकल जाता है, और रात को जब वो आए तो उससे बात करना तुम। जी माँ जी, तो फिर मैं अब मूवी देख लूं? कविता लवन्या से बात करके वहाँ से चली जाती है और रात को अरमान घर वापस आता है, जहाँ लवन्या उसे बोलती है, अच्छा सुनिए ना, मैं आपसे फिर से माफी मांगती हूँ उस दिन के लिए। अब अपनी बीवी से इतनी भी क्या नाराजगी की आप बात ही नहीं कर रहे। वैसे भी मैंने अभी तक आपकी आवाज नहीं सुनी है। कहीं आप गूंगे तो नहीं है? मैंने देखा है कि अमीर घरों के लड़के गूंगे बहरे होते हैं और फिर गरीब घर की लड़कियों से शादी कर लेते हैं, और फिर बाद में पता चलता है कि वो तो गूंगा था। मैं गूंगा नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। सुन लिया तुमने? शुक्र है भगवान का, आप बोले तो सही। मुझे तो लगा था कि आप गूंगे हैं। अजीब अजीब से ख्याल आने लगे थे मेरे मन में। लवन्या की बकवास बातें सुनकर अरमान गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अगले दिन अरमान ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है और लवन्या उसको टाई बांधता देखकर उससे बोलती है, पता है आपको, मुझे टाई बांधना बड़ा पसंद है, पर ये जो टाई में समोसा बनाना होता है ना, ये बड़ा मुश्किल है। पर देखो ना, आपने कितना अच्छा बनाया है, मुझे भी सिखा दीजिए ना। ये पकड़ो टाई और इसे अपने मुंह पर बांध लो। इतना बोलकर अरमान गुस्से में वहाँ से ऑफिस चला जाता है।
जहां वो सारी बात अपने दोस्त अमन को बताता है। अमन सारी बात सुनकर हंसने लगता है और उसे हंसता देखकर अरमान बोलता है, यहाँ मेरी लगी पड़ी है और तुझे हंसी आ रही है। यार तुझे तो पता है ना कि मैं नीति से कितना प्यार करता हूँ, पर मेरी शादी जबरदस्ती लवन्या से हो गई। अगर नीति को पता चला तो यार मैं बुरी तरह से फंस चुका हूँ। देख भाई, तूने जितना मुझे भाभी के बारे में बताया है उस हिसाब से मुझे लगता है कि भाभी बहुत भोली है, इसलिए मेरी मान और सारा सच भाभी को बता दे। अमन की ये बात सुनकर अरमान कुछ सोचता है और घर आ जाता है। घर पर जाते ही अरमान फ्रेश होने के लिए बाथरूम में जाता है। तभी नीति का कॉल आता है जिसे लवन्या देख लेती है और अरमान के आते ही उससे बोलती है, ये नीति कौन है? उसका बार बार कॉल आ रहा था। तुमने बात तो नहीं की? नहीं नहीं, मैंने बात नहीं की। वैसे आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? मुझसे डरिए मत, सब कुछ सच सच बता दीजिए, मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगी। वैसे कैसी दिखती है? मुझे फोटो दिखाएंगे उसकी? तुम पागल हो? तुम्हें सच में बुरा नहीं लग रहा कि तुम्हारे पति की गर्लफ्रेंड है और जिस लड़की की तुम बात कर रही हो वो शादी करना चाहती है मुझसे, समझ रही हो? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप जिससे प्यार करते हैं उससे शादी करना चाहते हैं। वैसे इतने बड़े घर में हम 3 ही तो लोग हैं। अगर शादी करके नीति भी इस घर में आ जाएगी तो घर कितना भरा भरा लगेगा। और आप टेंशन मत लो, हम सब एक साथ हंसी खुशी रहेंगे। मैं करवाऊंगी आपकी शादी नीति से। मुझे लगता है ये सब जानकर तुम पागल हो गई हो। लवन्या की बातों पर अरमान को यकीन नहीं होता और वो दूसरे रूम में चला जाता है। अगले दिन लवन्या सारी बात सुमन को बता देती है और अपनी सास को अपनी कसम देकर अरमान की दूसरी शादी के लिए राजी भी कर लेती है। ये सब देखकर अरमान भी नीति को फोन करके सारा सच बता देता है। ये सब सुनकर नीति उसे बोलती है, अरमान, लावण्या भोली है, मैं नहीं। मैं अपनी खुशी के लिए किसी के भोलेपन का फायदा नहीं उठा सकती। पर लवन्या को इससे कोई ऐतराज नहीं है। और तो और उसने माँ को भी मना लिया और तुम हो कि मना कर रही हो। हाँ, क्योंकि हम गलत हैं और मैं अपनी खुशी के लिए किसी मासूम की खुशी नहीं छीन सकती। मुझे तो कोई भी मिल जाएगा, पर क्या तुम्हें पता है अगर किसी लड़की का पति उसे छोड़ दे तो लोग उसे किस नजरिए से देखते हैं? तुम्हें नहीं पता, पर मुझे पता है, क्योंकि मैंने देखा है अपनी माँ को जब मेरे पापा ने उन्हें छोड़ दिया था। और लावण्या एक भोली भाली लड़की है, उसका ख्याल रखना इतने मासूम लोग अब बहुत कम मिलते हैं। इतना बोलकर नीति अरमान का कॉल कट कर देती है और उससे हमेशा के लिए दूर हो जाती है। वहीं अरमान नीति के समझाने पर लवन्या को हमेशा के लिए अपना लेता है और उसके बाद वो लवन्या को अपने सर आंखों पर बिठा कर रखता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।